हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कारगिल वार मेमोरियल के सामने से। जैसा कि हम लोगों का आज 5वां दिन है और हम जो है कल आए जब कारगिल वार मेमोरियल, तो यहाँ पे जो शाम हो गई थी तो हम लोगों ने सोचा यहीं पे टेंट लगा लेते हैं। अब हम लोग कारगिल नहीं जाएंगे, तो मैं आपको अपना जो टेंट लगाया था उसका एक व्यू दिखाता हूँ छोटा सा। ये देखिए, ये हमारा एक टेंट है और ये एक टेंट है, ये हिमालयन और एक थंडरबर्ड और ये N150। और ये हमारे वसीम भाई अंदर हैं। हाँ जी वसीम भाई, कैसा लगा आपको? भालू से डर नहीं लगा? मॉर्निंग। भालू से डर नहीं लगा हमें, और ठंड लगी नहीं, लोग रात को ठंड था अच्छा खासा, अभी भी ठंड है। फौजी भाई आके बोले लोग ना कि हाँ यहाँ पे वो होगा, भालू आते हैं तो हाँ, आप तो लोग भालू आग आते जला। हैं, लेकिन टेंट में हम लोगों को ऐसा टेंशन वाली बात नहीं थी। हाँ, तो ये है पहाड़ ना, यहाँ से भालू शायद आते हैं। तो हम लोगों ने आग जलाए थे यहाँ पे, बोले थे कि आग जला लेना। लकड़ी भी यहाँ मिल गया सामने, हम लोग जला लिए हैं। तो अभी तक का अपडेट ये है। देखिए कारगिल वार मेमोरियल, ये सेना की हम लोगों ने सेफ्टी भी देखा है। यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी है। हाँ, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, फौजी लोग हैं, अगर कोई बात होगा तो तुरंत हेल्प मिल जाता है हम लोगों को। और वो है जो बिल्कुल टॉप दिख रहा है, वही है टाइगर हिल। तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। अब हम लोग द्रास में जो कारगिल वार मेमोरियल है उसके सामने हम लोग टेंट लगाए थे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ले। क्या हुआ? हाँ, तुम्हारा आईपैड किया था, लगाया था? हाँ शायद हो गया था, और मोबाइल दोनों चार्ज कर दिया था। आजा, मैं रुकता हूँ आगे छाए में, धूप लग रहा है। हाय हाय हाय, पहले समझे मुड़ेगा इधर, तो मैं उधर जा रहा था। काहे रुक गए? चलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राइडर की स्टोरी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 200 साल से ज्यादा की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आखिर के 18वीं सदी में सिख साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे पंजाब साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी लाहौर था। सिख साम्राज्य की स्थापना राजा रंजीत सिंह ने 1801 ईस्वी में किया। सिख साम्राज्य की स्थापना से पहले जम्मू और कश्मीर अफगानी शासन के अधीन था। वैसे ये क्षेत्र 1752 से अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन था। राजा रंजीत अपने सेना के कमांडर गुलाब सिंह के साथ 1819 में कश्मीर पर विजय प्राप्त
प्राप्त कर सिख साम्राज्य में मिला लिया। अब सिख साम्राज्य में जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र भी आते थे। 1809 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह के पैदल सेना में एक 17 साल के युवक की भर्ती होती है जिसका नाम था गुलाब सिंह डोगरा। ये नाम याद रखिएगा, गुलाब सिंह डोगरा। गुलाब सिंह की बहादुरी और नेतृत्व क्षमता को देखकर राजा रंजीत ने 1812 में अपने सेना का कमांडर बना दिया। राजा रंजीत सिंह के साथ 1813 से 1815 में कांगड़ा को जीता, 1816 से 1817 में जम्मू के विद्रोहियों को हराया और 1819 में कश्मीर के अफगानी गवर्नर मोहम्मद अजीम खान को हराया। इस जीत से गुलाब सिंह की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ा और इसी कारण राजा रंजीत ने 1820 ईस्वी में गुलाब सिंह को कश्मीर का सूबेदार बना दिया। राजा अपने शासन काल में जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था बहुत ही सुनियोजित ढंग से संभाला और सिख साम्राज्य को विस्तार दी, जिसमें मुख्यतः 1821 में दीदो विद्रोह का दमन किया, 1824 में समरटाह किले पर कब्जा किया, 1827 में सैदू की लड़ाई, 1834 में लद्दाख के राजा तसेवांग को हराया और 1838 में गिलगित बाल्टिस्तान किलास कुर्दुस के खरपोची किला को जीता और सिख साम्राज्य का विस्तार किया। परंतु इसी बीच 1839 ईस्वी में राजा रंजीत को लकवा के कारण मृत्यु हो गई। उनके बाद राजा रंजीत के उत्तराधिकारियों की आपसी फूट के कारण सिख सेना कमजोर होने लगी और ब्रिटिश सेना का प्रभाव भी बढ़ने लगा। अंततः 1845 में आलंग का युद्ध सिख साम्राज्य और अंग्रेजों से हुआ। इसमें सिखों की हार हुई और 1846 में राजा गुलाब सिंह ने अमृतसर संधि के तहत अंग्रेजों से 75 लाख नानक रुपए में कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान का स्वामित्व खरीद लिया और डोगरा साम्राज्य की स्थापना की। अभी कारगिल शहर आ गया है, बाकी की स्टोरी में इसके बाद बताऊंगा। जो द्रास में जो कारगिल वार मेमोरियल है वहाँ से ये पड़ता है करीब 54-55 किलोमीटर। तो अब हम लोग कारगिल पहुँच गए हैं। अब यहाँ से करीब 225 किलोमीटर होगा लेह। बीच में दो टॉप पड़ेंगे पास, एक तो निमिकला पड़ेगा और एक पड़ा फटूला। ये अभी हम लोग कारगिल में ही हैं, नदी के किनारे और जाम लग गया। ये देखो कारगिल यार सुंदर है कारगिल। यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उसमें भी शिया आबादी ज़्यादा है क्योंकि मुहर्रम चल रहा है। तो मुहर्रम में जो शिया औरतें होती हैं वो लोग कलर कपड़ा नहीं ज़्यादा पहनते, ब्लैक। गमी का त्यौहार है इन लोगों का मुस्लिम लोगों का गमी का त्यौहार होता है, लेकिन ये लोग थोड़ा दूसरे अंदाज में मनाते हैं। अभी हम लोग ये पुल क्रॉस करेंगे जो सूरू रिवर को क्रॉस करेंगे। यह भी एक सिंध नदी के सहायक नदियों में से एक है। इसमें बहुत सारी नदियां आती हैं, जिसमें झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, काबुल नदी और सूरू रिवर भी आता है इसमें। तो ये सारी नदियाँ जो है इसको आपस में मिल के सिंध नदी बनती है। कारगिल शहर के बारे में भी कुछ बताते चलो। कारगिल शहर तो नहीं, कारगिल जिला के बारे में भी कुछ बता दूँ। कारगिल जिला में 9 तहसील पड़ते हैं और कारगिल जो है 8,780 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कारगिल शहर की आबादी जो है 16,338 है, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से। कारगिल जिला की आबादी यानी कि टोटल जिला की आबादी जो है 1,40,802, ये भी 2011 के सेंसस के हिसाब से है, क्योंकि 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं अभी तक। इसमें मुस्लिम जो है 77% आते हैं, बौद्धिस्ट 17% आते हैं और हिंदू और सिख जो है इसमें 6% हैं, बाकी के और लोग होते हैं। तो अब कश्मीर
कश्मीर की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अब राजा गुलाब सिंह के जीवन और उनके परिवार के बारे में जानते हैं। राजा गुलाब सिंह के पिता का नाम किशोर सिंह था, जो सिख सेना की विशेष पद पर कार्यरत थे। गुलाब सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1792 में जम्मू के अखनूर क्षेत्र के अंधेरी में हुआ, जो डोगरा राजपूत परिवार से थे, और 1846 में डोगरा साम्राज्य की स्थापना किया, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। राजा गुलाब सिंह 11 साल तक राजा रहे। 20 फरवरी 1855 को जलोदर रोग से उनकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे डोगरा राजवंश की सल्तनत और 3 पुत्र छोड़ गए। राजा गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद उनके 26 साल के पुत्र राजा रणवीर सिंह का राज तिलक और डोगरा वंश के दूसरे राजा बने। राजा रणवीर सिंह भी अपने पिता गुलाब सिंह की तरह विस्तारवादी थे और आस्तोर कुंजा नगर को डोगरा साम्राज्य में विलय किया। राजा रणवीर सिंह कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे, जिसमें फारसी, स्वीडिश, अंग्रेजी और अफ्रीका के कई भाषाओं का ज्ञान था। राजा रणवीर सिंह के ही शासन काल में आरपीसी रणवीर दंड संहिता का प्रस्ताव रखा गया था, परंतु अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार की मंजूरी न। 12 सितंबर 1885 को राजा रणवीर सिंह की मृत्यु हो गई और अपने पीछे 4 पुत्र और 2 पुत्रियों को छोड़ गए। राजा रणवीर सिंह के बड़े पुत्र राजा प्रताप सिंह को 15 सितंबर 1885 को राज तिलक हुआ और डोगरा वंश के तीसरे राजा बने। महाराजा प्रताप सिंह को राजा बने कुछ ही दिन हुए थे कि राजा को अंग्रेजों ने संदेह की नज़र से देखने लगे थे। अंग्रेजों को इस बात का शक था कि राजा प्रताप सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अफगान और रूसी शक्तियों के गुप्त संपर्क में है। इसी कारण 10 अप्रैल 1889 को एक आदेश के तहत उनकी शक्तियों को सीमित कर दी गई और सिर्फ नाम मात्र का राजा बना दिया गया। इसी क्रम में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ रेजेंसी बना दिया। राजा को कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए काउंसिल की मंजूरी जरूरी था और 1905 में लॉर्ड मिंटो के वायसराय बनने के बाद अंग्रेजों की नीति बदली। ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रताप सिंह को निर्दोष महसूस किया, क्योंकि राजा प्रताप के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए राजा प्रताप को कुछ अधिकार लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और 1921 में वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड के काल में ब्रिटिश सरकार ने राजा को पूर्ण शक्ति वापस कर दिया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1889 से राजा प्रताप सिंह की शक्तियों को सीमित कर दिया था, फिर भी वह अपने शासनकाल में जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके शासनकाल को विकास व प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। राजा प्रताप ने प्रशासनिक सुधार के लिए राज्य परिषद की स्थापना किया, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अधिकारियों पर निगरानी रखी। बाकी का स्टोरी थोड़ा रुक के बताता हूँ, पानी ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग रुके थे थोड़ा हाथ मुंह धोने के लिए, पानी पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए और हवा चेक कराने के लिए। सबसे पहले हम लोग हवा चेक कराने के लिए रुके थे, पानी पीने के लिए रुके थे और ये बंटी थोड़ा पीछे रह गया था, इसको पकड़ने के लिए रुके थे। क्या बंटी, कहाँ रुक गए थे? तो पीछे रुक गया था, थोड़ा फोटो खींचने तो पास। हाँ तो निकला जाए, अब लेट हो रहा। अब नमिकला की चढ़ाई शुरू हो गई है। चढ़ाई तो खैर पीछे से शुरू है, यहाँ से नमिकला 15 किलोमीटर। हाँ जी दोस्तों, अब हमारा पानी ब्रेक खत्म हो गया है, तो अब आगे की स्टोरी इस प्रकार है। न्याय व्यवस्था बेहतर बनाया, जिससे त्वरित न्याय मिलने लगा। भूमि कर प्रणाली सुधार की, जिसमें किसानों को राहत मिली। राजा प्रताप सिंह ने कृषि विभाग को संगठित किया और सिंचाई के लिए कई नहरों का निर्माण किया, जिसमें मुख्यतः प्रताप कैनाल, बसंतपुर कैनाल, हुंज कैनाल, झेलम कैनाल हैं। इन नहरों के कारण जम्मू कश्मीर में कृषि उत्पाद की वृद्धि हुई। राजा प्रताप सिंह ने 1905 में एजुकेशन पॉलिसी लागू की और 1905 में श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज, 1907 में जम्मू के प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बनाया, जिसका नाम आज गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल कॉलेज है। इन कॉलेजों के कारण
आधुनिक शिक्षा का विस्तार हुआ। राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में जम्मू कश्मीर रियासत में सड़कों और रेल मार्गों का महत्वपूर्ण विकास हुआ। इनके शासनकाल में बनाए गए प्रमुख मार्गों में जम्मू श्रीनगर मार्ग बना, जिससे व्यापार और प्रशासनिक इसी मार्ग से जम्मू कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने तथा व्यापार में मदद मिली। 1897 में झेलम घाटी रोड बनाई गई। इस सड़क को ब्रिटिश भारत से जोड़ने के लिए बनाया गया था, जो व्यापार व सैन्य आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। राजा प्रताप ने गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण किए। ये मार्ग मुख्य रूप से सिल्क रूट का हिस्सा था, जो चाइना और यूरोप के व्यापारियों के लिए मुख्य मार्ग था। इन मार्गों को ब्रिटिश और डोगरा प्रशासन द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग होता था। राजा प्रताप सिंह के शासन काल में ही जम्मू से सियालकोट रेल लाइन बिछाई गई, जो राजा प्रताप और ब्रिटिश सरकार दोनों के संयुक्त प्रयासों से बना था। आजादी के बंटवारे के कारण सियालकोट पाकिस्तान में चला गया और रेल लाइन बंद कर दी गई। और तो और राजा प्रताप सिंह ने ही 1905 ईस्वी में जम्मू एंड कश्मीर का पहला मोहनपुरा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की। ये 4 मेगावाट क्षमता का था, जो उस समय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो इसलिए राजा प्रताप सिंह के काल को जम्मू कश्मीर का विकास काल कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने राज्य में शिक्षा, सिंचाई, परिवहन, जल विद्युत और प्रशासनिक सुधारों के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके प्रयासों ने जम्मू कश्मीर को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया। और 23 सितंबर 1925 को रियासी प्रवास के दौरान उनका निधन हो गया। राजा प्रताप के कोई पुत्र न होने के कारण राजा प्रताप सिंह के भाई राजा अमर सिंह के पुत्र राजा हरि सिंह को 25 सितंबर 1925 को जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया। दोस्तों, अब नमिकला पास आने वाला है, तो राजा हरि सिंह के शासनकाल की समीक्षा उसके बाद करेंगे, जो डोगरा वंश के चौथे और आखिरी राजा थे। अभी हम लोग फाटूला नमिकला पहुंच गए। देखते हैं। अभी हम लोग रुके हैं नमिकला पे हम लोग रुके हैं और समोसा ले रहे हैं चटनी के साथ। इसको खाएंगे और पानी लेने गए हैं, क्योंकि हमारा थर्मस में गर्म हो जाता है। ये एक DIY प्रोजेक्ट है। इसको थर्मस में डालेंगे, यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, इधर टेम्परेचर सेंसर लगा देंगे, बस पानी गर्म चलते हुए। दोस्तों, तो अब राजा हरि सिंह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो डोगरा वंश के चौथे और अंतिम शासक थे। इनका जन्म 23 सितंबर 1895 ईस्वी में जम्मू में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में इनको मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान भेज दिया गया, जहां इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण भी लिया और महाराजा प्रताप सिंह और ब्रिटिश सरकार की सहमत से 20 साल की उम्र में यानी 1915 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का मुख्य सेनापति बनाए गए। और राजा प्रताप सिंह के मृत्यु के बाद 23 सितंबर 1925 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया गया, परंतु राज तिलक 29 मार्च 1926 को हुआ। इसलिए कहीं कहीं 29 मार्च 1926 को राजा बने, ऐसा लिखा गया है। राजा हरि सिंह अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे बाल विवाह पर रोक लगा दी। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। उन्होंने क्षुद्रों और अछूतों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए, जो प्राचीन काल से बंद थे। उन्होंने एक सुधारित न्याय व्यवस्था लागू की, जिसमें कानून सबके लिए समान था। उन्होंने जम्मू कश्मीरियों का है का नारा दिया और ब्रिटिश सरकार और बाहरी दखल अंदाजी का विरोध किया।
और 20 अप्रैल 1927 को स्टेट सब्जेक्ट एक्ट लागू किया, जिसमें बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने और सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने से रोकना था। हम चाहें तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि धारा 370 बनाया गया वह स्टेट सब्जेक्ट एक्ट के दूसरा रूप था। इन सुधारों के बाद भी राजा हरि सिंह के काल में जनता में व्यापक असंतोष था। वास्तव में राजा हरि सिंह को कट्टर हिंदू शासक होने के कारण मुस्लिम बाहुल्य राज्य होने के बाद भी मुस्लिमों को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, जिससे मुस्लिमों में राजा के प्रति असंतोष था। वैसे जब से जम्मू कश्मीर पर डोगरा वंश राज स्थापित हुआ, तब से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को कई अधिकारों से वंचित रखा गया। जैसे 1862 में राजा रणबीर सिंह ने बीफ यानी गाय की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में 1865 ईस्वी में कठोर दंड, जिसमें मौत की सज़ा भी हो सकती है। 1884 में राजा प्रताप सिंह ने श्रीनगर में जामिया मस्जिद को कुछ समय के लिए बंद करवा दिया था। 1912 में मुहर्रम की जुलूस पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1920 में इस्लामी जुलूस ईद मिलादुन नबी जुलूस पर रोक लगा दिया गया। 1927 में मुहर्रम, ईद मिलादुन नबी जैसे सारे मुस्लिम जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह से मुस्लिमों के प्रतिबंध के कारण राज्य की सेना व पुलिस मुस्लिमों पर अत्याचार करने लगे, जिसमें जून 1931 में जम्मू के एक पुलिस अधिकारी ने कैदियों को नमाज पढ़ने से रोका और कथित रूप से कुरान की अपमान किया, जिसके बाद पूरा कश्मीर आंदोलन में कूद पड़ा और 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के सेंट्रल जेल के सामने व्यापक प्रदर्शन हुआ, जहां पुलिस ने गोलीबारी की और 22 मुसलमानों को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के कारण मुस्लिम जागरूकता बढ़ी और प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप धारण कर लिया और इसी समय भारत में अंग्रेजों के खिलाफ भी आज़ादी का आंदोलन प्रभावी रूप ले रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन अपनी अंतिम चरण में था। इसी से प्रेरित होकर मुस्लिमों ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जो 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक होने के कारण आंदोलन पनपने में देरी नहीं लगी और राजा हरि सिंह के खिलाफ व्यापक विद्रोह हो गया, जिसमें राजा हरि सिंह को मजबूरन मुस्लिम विरोधी नीतियों की समीक्षा करनी पड़ी और 1932 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में ग्लासी कमीशन बना। इस कमीशन ने मान्यता दी कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया। इसके बावजूद व्यवहारिक सुधार बहुत धीमे हुए और मुस्लिम असंतोष जारी रहा और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद के कश्मीर की कहानी अब चाय ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे हम लोग चाय पीने वाले हैं, यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ जी दोस्तों, अभी चाय ब्रेक ख़त्म हो गया, अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। ये आ गए हम लैंड ऑफ मून लामायूरो, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का पवित्र धार्मिक स्थल। यह गांव लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लेह जिले में स्थित है। ये 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसमें इस क्षेत्र का राजनीतिक प्रशासनिक महत्व बढ़ा। लामायूरो लद्दाख के पर्यटन स्थलों में से एक है। यह गांव श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है, जो श्रीनगर से 340 किलोमीटर बाद लेकिन लेह से 140 किलोमीटर पहले पड़ता है। लामायूरो समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र अपनी अनोखी भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मूनलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ चंद्रमा की सतह की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ की ठंडा रेगिस्तानी वातावरण और खड़ी पहाड़ियाँ
ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों को बहुत आकर्षित करती हैं। लामा यूरो सिंध नदी के पास होने के कारण यहाँ की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। लामा यूरो लद्दाख के सबसे प्राचीन बौद्ध स्थलों में से एक है। लामा यूरो का मठ 11वीं सदी में स्थापित हुआ था, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के त्रिगुन कांगयूपा समुदाय से जुड़ा हुआ है। लामा यूरो हर साल जून या जुलाई में यूरो कामाग्यात महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नकाबपोश नृत्य करते हैं, जिसे चाम नृत्य कहते हैं। अभी खलसी चेक पोस्ट आ गया, बाकी जो कश्मीर की स्टोरी है उसके बाद हम सुनाते हैं। हाँ जी चलो, इसका क्या नंबर है? उसका ये बताते नहीं हाँ जी दोस्तों, तो आगे का स्टोरी कुछ इस प्रकार है। जो 1932 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में ग्लासी कमीशन बना। इस कमीशन ने मान्यता दी कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया। इसके बावजूद व्यवहारिक सुधार बहुत धीरे हुए और मुस्लिम असंतोष जारी रहा। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अंग्रेज़ों ने राजा हरि सिंह को ये विकल्प दिया कि राजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के साथ इंडिया या पाकिस्तान किसी भी एक के साथ शामिल हो सकते हैं। राजा हरि सिंह ने अपनी स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ समय तक फैसला लेने में देरी की। राजा हरि सिंह जो एक हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में शामिल न होने का विचार किया, क्योंकि उनका विचार था कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा घनिष्ठता होने के कारण ये भी डर था कि अगर भारत का समर्थन किया तो शेख अब्दुल्ला का प्रभाव उनके राज्य पर बढ़ सकता है, जो कि उनके लिए चिंता का विषय था। परंतु 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और गिलगित बाल्टिस्तान शीघ्र ही कब्जा कर ली, जो आज भी पीओके में ही है। 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, जिसमें भारत से मदद की प्रार्थना की थी, और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर कुछ शर्तों पर भारत में विलय हो गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बन गया। जम्मू कश्मीर के विलय के पश्चात 5 मार्च 1948 को भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया, जिससे राजा हरि सिंह का प्रभाव कम हो गया और राजनीतिक रूप से हरि सिंह हाशिए पर चले गए। और राजा हरि सिंह को जिस बात का डर था वही हुआ। भारत सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच 1949 दिल्ली समझौता हुआ, को विशेष दर्जा दिया गया और राजा हरि सिंह को राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने महाराजा से पद छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन महाराजा विरोध किया। अंततः 20 जून 1949 को राजा हरि सिंह को मुंबई जाने के लिए बाध्य किया गया और राजा हरि सिंह के पुत्र राजा करण सिंह को राज्य प्रतिनिधि यानी रीजेंट सदर रियासत बनाया गया। निष्कासन के बाद राजा हरि सिंह अपना शेष जीवन मुंबई में बिताया और अंततः 26 अप्रैल 1961 को उनका निधन हो गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी का अंत हो गया और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। 1947 से 5 अगस्त 2019 तक की मुख्य घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 1947 15 अगस्त राजा हरि सिंह के अधीन एक रियासत।
26 अक्टूबर 1947 राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कबायली सेना को खदेड़ा। 1 जनवरी 1948 को कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया। 26 जनवरी 1950 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली। 1953 को स्वतंत्रता की मांग करने वाले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। 1964 तक जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री का चुनाव होता था। 1965 में संविधान में 6ठा संशोधन किया गया और प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री रख दिया गया और सदर रियासत को हटाकर राज्यपाल को शक्ति दे दी गई, जो दिल्ली से नियुक्त होते हैं। 1965 में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ और जम्मू एंड कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक बने। 1965 दूसरा भारत पाक युद्ध। 1966 में ताशकंद समझौता युद्ध की समाप्ति। 1 सेकंड रुको, मैं आपको मैग्नेटिक हिल दिखाता हूँ। ये है मैग्नेटिक हिल, और ये हिल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इल्यूजन है। आगे की स्टोरी रिज्यूम करते हैं। 1971 तीसरा भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश की मुक्ति और एलओसी बना। 1975 में शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ समझौता करके 1999 में कारगिल युद्ध, भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना क्षेत्र वापस ले लिया। 2014 में भाजपा पीडीपी गठबंधन से सरकार बनी और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। और अब हम पत्थर साहिब पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम कोई स्टोरी नहीं बताएंगे, बाकी का जो होगा नया स्टोरी अगले ब्लॉग में। वहाँ आ रहे, मैं उधर आ रहा हूँ। चलो चलो आगे चलो। यह है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। अब हम ले पहुंचने ही वाले हैं, बस 7:12 हो गया। अभी भी 24 किलोमीटर है दिखा रहा, 8 बज जाएगा। और ले पहुंच गए शाम को 7:30 बजे। शाम को 7:30 बजे ले पहुंच गए। हालांकि अभी 10 किलोमीटर आगे है।